आज स्थिति बंगाल का लोगों को ऐसा है कि मुझे लगता है आप लोगों शोले फिल्म तो देखी होंगी. यू मस्ट हैव सीन द फिल्म शोले. देयर वॉज अ कैरेक्टर कॉल्ड गब्बर सिंह. उनका जो ईगो है वो है हम जो करेंगे वो सही करेंगे, हम किसी का बात नहीं सुनेंगे. आप कौन हो? सरके हुए लाश को हुक लगा के खींच खींच के लेके गया. देश का अंदर से एक प्रोटेस्ट आया कि क्यों आप अपने बच्चों को घर वापसी नहीं करने दे रहे हो. 2021 में पश्चिम बंगाल में चुनाव हैं और इन चुनाव से पहले लगातार वहां पर अलग अलग तरह की राजनीति जो है वो गरमा रही है. और इस वक्त फिलहाल जिस तरह से कोरोना ने पूरे देश को चपेट में लिया है, वहीं पर पश्चिम बंगाल के भी हाल काफी ज्यादा खराब हैं. इसी पर बात करने के लिए दोस्तों आज हमारे साथ पश्चिम बंगाल से बीजेपी की उपाध्यक्ष भारती घोष हैं. भारती जी, आपका स्वागत है न्यूज नशा में. नमस्कार इंडिया. नमस्कार विनीता जी. इस वक्त कोरोना को लेकर पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या है और इस पर विपक्ष अपनी तरफ से क्या कोशिश कर रहा है? विनीता जी, पश्चिम बंगाल का स्थिति बहुत गंभीर है और कोरोना का झपेट में आ चुका है. हर रोज करीब 1000 केस हो रहा है यहाँ पर और ये एक भयंकर परिस्थिति है. पश्चिम बंगाल इंडिया का वुहान बनते जा रहा है. इटाली से भी बुरी हाल है यहाँ पर. और ममता बनर्जी ने जमकर वोट बैंक का राजनीति कर रहा है. कुछ दिन पहले हमारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रास्ते पे उतर आए और सर्कल्स बनाना शुरू किया, सोशल डिस्टेंसिंग का सर्कल. और असलियत में क्या किया? असलियत में छोटा सा एक फंड, 200 करोड़ का एक फंड, कोरोना फंड नाम देके बाजार में छोड़ दिया. अ फंड ऑफ ओनली 200 करोड़. जब टीएमसी तृणमूल समर्थित जो क्लब्स है और तृणमूल सपोर्टर्स का जो क्लब है, वो क्लब को वो डोनेशन देते गया. ये संकट का टाइम पे, कोरोना के टाइम पे क्लब्स को डोनेशन गया 100 करोड़. और एक तरफ अपना नाम बनाते गया अपना फेसबुक पेज में, बांग्लार गौरव ममता इस फेसबुक पेज में और अभिषेक बनर्जी का फेसबुक पेज में एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी देते गया अपने नाम बनाने के लिए. और करोड़ों रुपया फूंक दिया इस पब्लिसिटी में, पोर्टल्स में, टीवी में, एडवर्टाइजमेंट्स में, फेसबुक पेज में. और कोरोना में हम बंगाली जो है मरते गया. जब शुरू में कोरोना हुआ था तब यह परिस्थिति अगर ठीक से संभाल लेती तो आज हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के पास जाने और बोलने का ज़रूरत नहीं होता कि अमित जी हमसे संभाला नहीं जा रहा है, आप आके बंगाल को संभालें. लेकिन ऐसा परिस्थिति क्यों हुआ? जब शुरू में 27,500 टेस्टिंग किट आए थे तब पश्चिम बंगाल सरकार ने ये टेस्टिंग किट यूज़ नहीं किया और ठीक से जांच नहीं कराया. इसलिए देयर वाज ग्रॉस अंडर टेस्टिंग एंड एट द सेम टाइम मैनिपुलेशन ऑफ डेटा. ये असलियत छुपाने के लिए ऑडिट कमिटी सेट किया जो डॉक्टर्स से डेथ सर्टिफिकेट लिखने का हक छीन लिया. और ऑडिट कमिटी ने एक एयर कंडीशन रूम में बैठ के स्थिर किया, निश्चय किया कि कौन सा केस कोरोना का है और कौन सा केस कोरोना का नहीं है. ये बहुत आश्चर्य की बात है कि डॉक्टर्स को पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं मिला, नर्स को पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं मिला. 100 नर्स पश्चिम बंगाल छोड़ के चला गया. और इतना सारी नर्स को जाने के बाद हमारे मुख्यमंत्री ने बोला जो चला गया तो क्या हुआ, किसी को भी पकड़ के लेके आओ, मैं 7 दिन में उसको नर्स बना दूंगी. आप इमेजिन कीजिए कि 7 दिन में एक लड़की नर्स बन के वेंटिलेटर चला रहा है. ऐसा कभी हो सकता है? और आप ये बोल सकोगे कि हमारे सरकार के पास पैसा नहीं था?
एक भी जगह नहीं है जहां पर ठीक से लॉकडाउन हुआ है। लॉकडाउन अनाउंस हुआ था 23 मार्च। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने देखा हर बाजार, कलकत्ता शहर में हर बाजार खुला है। फिर आपने देखा होगा कि इन ब्रॉड डे लाइट सब लोगों का सामने सरके हुए लाश को हुक लगा के खींच खींच के लेके गया। भारती जी, आप खुद एक पुलिस अधिकारी रही हैं, आईपीएस ऑफिसर थी आप इसी सेम स्टेट के साथ में, और अब आप एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ हैं। लेकिन अगर मैं आपसे थोड़ा सा इस तमाम मुद्दे में अगर ये जानकारी लेना चाहूं कि पुलिस के साथ ममता बनर्जी मुख्यमंत्री, जो कि एक वक्त में सीबीआई वर्सेस पुलिस में पुलिस की हिमायत के लिए धरना दे सकती हैं, तो वहीं पर कहीं ना कहीं पुलिस के साथ में आज उनकी जो मेल है उसमें विवाद दिखाई देते हैं। ऐसी क्या वजह आपको दिखाई देती है? 2020 में हमारा मुख्यमंत्री जब एनुअल बजट असेंबली में पेश किया था, तब उन्होंने कहा था कि ये स्टेट, वेस्ट बंगाल स्टेट का स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑलमोस्ट 14,44,174 करोड़ और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर 2,55,677 करोड़ और जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो रेट है, ग्रोथ रेट, वो है ऑलमोस्ट 11.3%। तो मेरा प्रश्न ये है कि मुख्यमंत्री, अगर आपका एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर 2,55,677 करोड़ रुपया है, तो आप एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर 2-3 हजार करोड़ रुपया और बढ़ा के फोनी जैसे, आयला जैसे, बुलबुल जैसे, आम्फान जैसे समुद्रिक तूफान का मुकाबला करने के लिए प्रस्तुत क्यों नहीं हुआ? जो मिनिस्टर्स है वो घर में बैठा रहा, जो ऑफिसर्स है वो घर में बैठा रहा, जो पुलिस है, जो सिविक वॉलंटियर है, सब घर में बैठा रहा, और अल्टीमेटली द आर्मी हैड टू बी कॉल्ड इन। आर्मी जिसका काम है देश को सुरक्षा देना, वो नीचे उतरकर पैर हटाना शुरू किया। ये है बंगाल का कहानी। और बंगाल अंधेरा में डूब गया क्योंकि ऑल पोस्ट जो था, इलेक्ट्रिसिटी पोस्ट, वो गिर गए थे। 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन बंगाल का कलकत्ता शहर में जगह जगह अंधेरा में डूब गया। और कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन से कोई कुछ नहीं किया, कैलकाटा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से कोई कुछ नहीं किया ये इलेक्ट्रिक पोल्स ठीक करने के लिए। और हजार आदमी जो बीमार है, डायबिटीज पेशेंट है, उनका जो मेडिसिन है वो फ्रिज में खराब हो गया। अंधेरा में शहर डूबता रहा। और संजीव गोयनका जो कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई का चेयरमैन है, हमारा मुख्यमंत्री उनको एक बार भी नहीं बोला कि मिस्टर गोयनका कैन यू डू समथिंग। क्यों बोलेगा? क्योंकि ये संजीव गोयनका, हमारा मुख्यमंत्री का विदेश सफ़र जो होता है, फॉरेन ट्रिप्स, हर फॉरेन ट्रिप में हमारा मुख्यमंत्री का ट्रैवलिंग पार्टनर है मिस्टर संजीव गोयनका। भारती जी, जिस तरह से तमाम राज्य सरकारें केंद्र से मदद मांग रही हैं, ऐसे में अगर ममता बनर्जी केंद्र से उन्होंने मदद मांगी राज्य को बचाने के लिए, तो इसमें कहाँ आपको गलती दिखाई देती है? क्योंकि कोई भी राज्य में अगर कोई मुसीबत आती है तो जाहिर है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली ने मदद मांगी है, बाकी और तमाम राज्यों ने मदद मांगी है, उत्तर प्रदेश ने मदद मांगी है, ऐसे में अगर पश्चिम बंगाल भी केंद्र सरकार से मदद मांगते हैं तो वहां पर आपको क्या खामी उसमें दिखाई देती है, या आपको लगता है कि मदद नहीं मांगनी चाहिए? विनीता जी, मदद मांगना गलत बात नहीं है, कोई भी मदद मांग सकता है। इनफैक्ट सभी राज्यों ने केंद्रों से मदद मांगता है। और हमारा जो राज्य सरकार है, तृणमूल सरकार, उन्होंने भी मदद मांगा। लेकिन आप देखो, मदद आने पर केंद्र सरकार जब मदद दिया तब क्या हुआ? कोरोना का स्थिति आप देखिए, 27,500 टेस्टिंग किट भेजा था, उसको यूज नहीं हुआ, जांच नहीं हुआ ज़्यादा लोगों को। शुरू में अगर जांच होता तो कोरोना का स्थिति दूसरा होता। देयर वाज ग्रॉस अंडर टेस्टिंग। फिर अब देखो, जो रेशन
जो केंद्र सरकार ने खाने का सामान भेजा है, वो राशनिंग आइटम्स जब आया तब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो तृणमूल नेताओं ने हाईजैक कर लिया और उसको अपने तरफ झपेट कर लेके जो राशन का सामान है उसको अपने गोडाउन में ट्रांसफर कर दिया और उससे कुछ कुछ निकल के पब्लिक को देना शुरू किया और सारे के सारे बंगाल में इनका राशन दुर्नीति जो है वो फैल गया। सभी को पता है कि राशनिंग जो आइटम्स, जो राइस बोलो, दाल बोलो, जो केंद्र सरकार से आए हुए हैं, व्हीट बोलो, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, सभी ने तृणमूल नेता और गुंडाओं का गोडाउन में चला गया और वहां से कुछ कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू किया और इसका रिजल्ट क्या हुआ, पब्लिक ने रास्ते पे उतर आए और तृणमूल नेताओं को घेर लिया। कहीं कहीं जगह में तृणमूल नेताओं को घर से वो केंद्र सरकार का जो बैग है, व्हीट बैग, राइस बैग, फुल ऑफ व्हीट, फुल ऑफ राइस, वो मरम्मत किया, पब्लिक ने निकाला और चिल्ला मिल्ली हुआ और दुर्नीति सामने आए। विपक्ष ने ये भी आरोप लगाया ममता सरकार पर कि कोरोना को लेकर के जो मौतें हुई हैं राज्य में, उसके आंकड़े साफ ठीक तरीके से बताए नहीं जा रहे हैं। अगर ऐसा आपको लगता है तो क्यों, क्या वजह है ऐसी, आप क्यों ऐसे आरोप लगा रहे हैं? विनीता जी, आपका ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और ये तृणमूल सरकार का जो असली सच है वो सामने लेकर रख देगा। ये सरकार का आंकड़ा कभी साफ नहीं था, कभी साफ नहीं था। सरकार जब देखा कि शुरू में कोरोना क्राइसिस को हैंडल नहीं कर पाया और इरादा भी साफ नहीं था, हैंडल करना का कोई साफ इरादा होना चाहिए, वो भी नहीं था, ठीक से टेस्टिंग या जांच नहीं कराया और कोरोना बढ़ते गया और ये बंगाल धीरे धीरे कोरोना का झपेट में आ गया और मृत्यु का संख्या जो है वो बढ़ते गया। तब ये सरकार का दिमाग में एक प्लान आया। इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक ऑडिट कमेटी बना दें। आप देखिए, इंडिपेंडेंस से 1947 से हमारा बंगाल में कभी ऑडिट कमेटी हुआ नहीं, ना इंडिया में हुआ है। हमारा ये बंगाल डेंगू देखा है, पोलियो देखा है, लेकिन कभी हमने ऑडिट कमेटी नहीं देखा। लेकिन कोरोना क्राइसिस में ये तृणमूल सरकार ने एक ऑडिट कमेटी बना दिया और कमेटी में जो बैठा, जो डॉक्टर्स कमेटी में बैठ के काम करने के लिए ये सरकार का नोटिफिकेशन आया, वो डॉक्टर्स में एक डॉक्टर सुप्रीम कोर्ट का विचार से गिल्टी पाया गया है। एक ऐतिहासिक राय है सुप्रीम कोर्ट का, जहां सुप्रीम कोर्ट हैज मेडिकली इंडिक्टेड दिस डॉक्टर फॉर नेग्लिजेंस इन ट्रीटमेंट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश से ये डॉक्टर ने 10 लाख रुपया कॉम्पनसेशन दिया जो पेशेंट थे, जो मर गया, उसका हस्बैंड को। इसी तरह का डॉक्टर इस ऑडिट कमेटी में लेके आया तृणमूल सरकार। और ऑडिट कमेटी का क्या काम था? ऑडिट कमेटी का काम था कि ऑडिट कमेटी डेथ सर्टिफिकेट लिखेगा। जो डॉक्टर कोरोना पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहा है उनसे उनका हक छीन लिया कि आप ट्रीटमेंट कर सकते हो, लेकिन आप पेशेंट को डेथ सर्टिफिकेट, जो पेशेंट गुजर गया उसको डेथ सर्टिफिकेट आप नहीं दे सकते। आपको हेल्थ डिपार्टमेंट को सब कागज भेजना पड़ेगा और हेल्थ डिपार्टमेंट ऑडिट कमेटी को भेजेंगे और ऑडिट कमेटी में ने एक एयर कंडीशन रूम में बैठ के विदाउट एग्जामिनिंग द कोरोना पेशेंट, बिना देख के कोरोना पेशेंट को ये डेथ सर्टिफिकेट लिखेंगे। इससे तृणमूल सरकार का सुविधा क्या हुआ? ये सुविधा हुआ कि जो व्यक्ति कोरोना में मृत्यु हुआ, जिसको ये ऑडिट कमेटी ने उसको कोरोना डेथ बोल के सर्टिफिकेट नहीं दिया, उसको बोला डेथ ड्यू टू कोमोर्बिडिटी। इसका माने है कि आपने WHO और ICMR गाइडलाइंस को नहीं मान रहा है
और जो कोरोना में इफेक्ट हुआ है उसको कोरोना ही आपको लिखना चाहिए, दूसरा कुछ आप लिख नहीं सकते। इतना फिर से जनरोष ज़्यादा बढ़ गया और नेगेटिव पब्लिसिटी होना शुरू किया और ये ऑडिट कमेटी 30 अप्रैल में बंद हो गया और 1 मई से, इस साल 1 मई से कोई ऑडिट कमेटी और नहीं रहा। तो आप मुझे बताइए, कोरोना का जो इंफॉर्मेशन है, जो तथ्य हम बोलते हैं, जो फिगर्स हम बोलते हैं, ये डेथ फिगर्स को इधर से उधर करके, उधर से इधर करके असलियत जो है वो छुपाने का जितना कोशिश इस सरकार ने किया, ऐसा कोई राज्य किया होगा बोल के हमने तो सुना नहीं। भारती जी, आपने पश्चिम बंगाल को काफी ग्राउंड पर जाना है। आप मुझे जरा ये बताइए कि जिस तरह से चुनाव के वक्त में आज की तारीख में भी पश्चिम बंगाल में इलेक्टोरल डेथ्स ज्यादा हैं, सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर है पूरे भारत में, उसकी ये स्थिति में किस तरह से फेयर इलेक्शन की आप उम्मीद करते हैं और आपको क्या लगता है कि जो जनता चुन करके भेज रही है सरकार को, वो सिचुएशन कितनी फेयर आपको दिखाई देती है? विनीता जी, आपने ये प्रश्न जो किया, वेरी सिग्निफिकेंट क्वेश्चन, क्योंकि राजनीतिक हिंसा और इलेक्शन का टाइम पे जो हिंसा होता है, इलेक्टोरल वायलेंस, बंगाल में अभी छा गया है और ऐसा हो गया कि बंगाल का नाम सारा इंडिया में हिंसा के लिए आता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो 2013 में बोला है कि बंगाल टॉप्स द लिस्ट फॉर 25% ऑफ द पॉलिटिकल मर्डर्स इन द होल कंट्री। होल इंडिया में जितना राजनीतिक मर्डर होता है, पॉलिटिकल मर्डर, उसमें बंगाल का भाग है 25% और 25% लेके बंगाल टॉप्स द लिस्ट। तो इसी का कई सारे कारण हैं। एक है कि सत्ता में बना रहने के लिए तृणमूल सरकार इज स्पॉन्सरिंग द वायलेंस। तृणमूल सरकार का जो गुंडा है, तृणमूल सरकार का जो दादा है, इन्होंने जगह जगह पर गुंडा लेकर खड़ा है और आज के दिन भाजपा और भारतीय जनता पार्टी जो प्रधान विरोधी का रूप लिया है, द मेन अपोजिशन पार्टी इन बंगाल, इनको खत्म करने के लिए, टेरिटोरियल गेन करने के लिए, जगह जगह में फिर से कब्जा जताने के लिए ये गुंडा वाहिनी जो है, इनको जगह जगह सरकार ने भेज रहा है। और ये गुंडा वाहिनी को खर्चा देने के लिए बंगाल में कट मनी का जो इशू है, ये बहुत खतरनाक एक इशू है, सिंडिकेट राज और कट मनी। यहाँ जगह जगह पे कोई भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो या कोई भी कुछ भी हो, उसका कुछ % कमीशन देना पड़ता है तृणमूल सरकार को, नहीं तो तृणमूल दादाओं को एस कट मनी। और ये कट मनी एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। डॉक्टर इंद्रनील दासगुप्ता ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, उन्होंने बताया कि एनुअली 30,000 करोड़ रुपया ये कट मनी है जो कमीशन का तौर पे उठाता है तृणमूल दादा ने, और ये कट मनी से ये पॉलिटिकल पार्टी चलाता है और इस कट मनी का एक पोर्शन जाता है ये गुंडाओं को, जो सत्ता बनाने के लिए और बना रखने के लिए ये जगह जगह पे घुस के भारतीय जनता पार्टी का जो कर्मी है उनको मारपीट करना, दंगा करना, बोमाबाजी करना, पॉलिटिकल मर्डर करना। जो सरकार इसका पीछे है वो पर तो वहाँ पर तो ये दंगा होगा, वहाँ पर तो ये जो पॉलिटिकल क्राइम ये तो बढ़ते जाएगा, ये कौन रुकेगा? सरकार का काम है रुकना, लेकिन सरकार का जो पुलिस है वो चुपचाप साइलेंट स्पेक्टेटर होके देखते रहता है। और कभी कभी ये पुलिस becomes a partner to the crime because of huge false cases being registered against भारतीय जनता पार्टी वर्कर्स। भारती जी, पश्चिम बंगाल में इस वक्त मीडिया की स्थिति क्या है ये आप बताइए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप इस वक्त बाकी तमाम, ना सिर्फ भारत में बल्कि उसके बाहर के देशों में भी ये जानकारी भेज सकेंगे कि इस वक्त मीडिया की फ्रीडम की स्थिति, सिचुएशन जो है पश्चिम बंगाल में क्या है। क्योंकि हाल ही में कई पत्रकार हैं, उन पर उन्होंने केस फाइल किया है और उनके चैनल्स को रोक दिया गया, खबर दिखाने से रोक दिया गया, ऐसी स्थिति भी सामने आई है। आप ये बताइए कि क्या वाकई में
फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसका वहां पर हनन हो रहा है और मुख्यमंत्री के यानी कि ममता बनर्जी के सामने ये स्थिति आ रही है कि उनको मीडिया को रोकना पड़ रहा है। विनीता जी, आप मीडिया का फ्रीडम के बारे में पूछ रहे हो। यहाँ बंगाल में किसी का भी फ्रीडम नहीं है। एक ही ऑप्शन है सभी के पास कि ममता बनर्जी का स्तुति करो, ममता बनर्जी को प्रेज करो, तब आप टिक पाओगे बंगाल में। अगर आप ममता बनर्जी का अगेंस्ट में कुछ बोलो, अगर आप तृणमूल सरकार का कुछ दुर्नीति या कुछ सच आप सामने लेके आओ, तो नेक्स्ट दिन आपका मीडिया चैनल बंद हो जाएगा और मीडिया चैनल का जो ओनर है वो अरेस्ट हो जाएगा। ये बंगाल में एक्चुअल स्थिति है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि ममता बनर्जी मीडिया के साथ वही कर रही हैं जो कि बाकी कुछ राज्यों में बीजेपी ने भी किया है मीडिया के साथ। अक्सर ऐसी स्थिति सामने दिखाई देती है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं? हो सकता है 10 लाख, हो सकता है 15 लाख, हो सकता है उनसे भी ज्यादा। पश्चिम बंगाल सरकार, तृणमूल सरकार कोई डेटा बैंक आज तक नहीं बनाया कि कितने सारे आदमी यहाँ से, कितना लोग यहाँ से माइग्रेंट वर्कर्स के रूप में बाहर पड़ा हुआ है। ये माइग्रेंट वर्कर्स जो है, हमारा घर का ही बेटा है, हमारा घर का ही बेटी है, किसी का पिता है, किसी का हस्बैंड है, और वोटिंग टाइम पे यहाँ आके वोट भी देता है, इसलिए हमारा वोटर्स भी है ये। लेकिन इनका डेटा कि कितने सारे बाहर पड़ा हुआ है, कभी पश्चिम बंगाल सरकार ने नहीं बनाया, और इसीलिए एक्यूरेट फिगर्स देना बहुत मुश्किल है कि कितना माइग्रेंट वर्कर्स बंगाल से बाहर है। इसी परिस्थिति में जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ, जब उत्तर प्रदेश 1200 ट्रेन्स जल्दी जल्दी दे के अपना माइग्रेंट बच्चों को घर लेके आया, जब बिहार 1000 ट्रेन्स दे के अपने माइग्रेंट बच्चों को घर लेके आया, तब ममता सरकार ने दूसरी डायरेक्शन में चलना शुरू किया। बोला हम नहीं लेके आएंगे, हम ट्रेन नहीं देंगे। तब क्या हुआ, ये माइग्रेंट वर्कर्स का संख्या बहुत ज़्यादा है और देश का अंदर से एक प्रोटेस्ट आया कि क्यों आप अपने बच्चों को घर वापसी नहीं करने दे रहे हो। और इसके बाद केंद्र सरकार ने बोला आप बोलो, हम ट्रेन देने के लिए तैयार है। लेकिन ममता सरकार ने 50 ट्रेन देने में भी हिचकिचाना शुरू किया और माइग्रेंट वर्कर्स को आने में, घर वापस आने में बहुत बहुत दिक्कत हुआ। इनका ना कोई लज्जा है, ना कोई शर्म है, और ये भूल गए हैं कि बंगाल का लोग इनको वोट दे के एक जगह पे बैठाया है। इनका राज धर्म पालन करना इनका धर्म है, जो ये कई जगह में आप देखोगे, यह त्राण सामग्री वितरण, नहीं तो आप बोलो जे कोरोना का टेस्टिंग, नहीं तो आप बोलो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन इक्विपमेंट देना, नहीं तो आप बोलो कि अम्फान का जो विक्टिम है उनको पास कॉम्पेंसेशन पहुंचाना, नहीं तो आप बोलो कि जो परिযায়ী श्रमिक है उनको सही सम्मान के सहित घर में वापस लेके आना, नहीं तो आप बोलो पुलिसकर्मी जो है उनका भी जीना का हक है, वो भी किसी का बेटा है, कोरोना हुआ तो उनको प्रॉपरली देखभाल करना, क्वारंटीन में भेजना। एक जगह में भी, एक सिचुएशन में भी ममता सरकार अपने जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाया। पश्चिम बंगाल की स्थिति को न्यूज नशा के साथ बांटने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भारती जी आपका। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से प्रशासनिक सेवाओं में आपने जनता का साथ दिया हमेशा, इसी तरह से एक नेता के तौर पर भी आप जनता का साथ देंगी और उनकी आवाज उठाएंगी। थैंक यू सो मच। विनीता जी, आपको नमस्कार और धन्यवाद। आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं बंगाल का स्थिति सबके सामने, इंडिया के सामने लेके आऊँ। मेरा मजबूरी है कि मैं हिंदी में उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैंने कोशिश किया बोलने के लिए, कुछ इधर उधर हुआ तो मुझे क्षमा कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर।
और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।